हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहीं लुसेंट का समान है ना, क्या है लुसेंट का समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ है। अगर टोटल प्रश्नों को टोटल सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए तो हमारा जीएस का संपूर्ण तैयारी हो जाता है। अगर इस पर आप कमांड रखते हैं तो आपका बिहार दरोगा हो जाएगा, इस पर कमांड रखते हैं तो आपका बिहार पुलिस हो जाएगा, आप इस पर कमांड रखते हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती हो जाएगा, इस पर कमांड करते हैं तो बीपीएससी सिविल सर्विस है वो हो जाता है। बाकी जिस कंपटीशन में पूछा जाता है इसके लिए संपूर्ण है ये किताबें। हम लोग बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल अलग अंदाज में, क्योंकि कभी कभी बोर्ड कोई आयोग के द्वारा चैलेंजिंग प्रश्न पूछा जाता है और चैलेंजिंग प्रश्न को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा थ्योरी पर भी हम लोग फोकस करें तब जा कर के फ़ायदा होगा। तो थ्योरी भी पढ़ते हैं और प्लस में जितना भी प्रश्न होगा, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो हो जाता है उदारवादी चरण। इसमें आप देख लीजिएगा उदारवादी चरण में 72 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, है ना, और 72 प्रश्नों को जो हमने दिखाया है आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं उदारवादी चरण को। ठीक, तो आपको बात ये पता होगा कि 1857 में जब क्रांति हुआ तो 1857 के क्रांति के बाद राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और कांग्रेस के जन्म के बाद इस राष्ट्रीय भावना जो है और राष्ट्रीय आंदोलन है यह प्रारंभ हो जाता है, आगाज किया जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का कांग्रेस के जन्म के बाद। और राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांट कर हम समझते हैं ताकि सुविधाजनक हो सके, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग 3 चरणों में बांट करके देखते हैं, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन को देखिए सबसे ज़्यादा फायदा आपको इस थ्योरी और प्लस में, है ना, जो हम लोग एमसीक्यू जो लुसेंट का देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। सबसे पहला चरण है जिसको हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं, नरमपंथी चरण कहते हैं, कई नाम है इसके, है ना, कई नाम है। उदारवादी चरण कहिए या नरमपंथी चरण कहिए, कालखंडों को याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है जो हम लोग थ्योरी क्लास में देखेंगे। उदारवादी चरण को हम लोग 1885 से लेकर के 1905 तक रखते हैं इसको। उसके बाद उदारवादी चरण के बाद जो दूसरा चरण आता है उस चरण को हम लोग गर्मपंथी कहते हैं, गर्मपंथी कहते हैं या उग्रवादी चरण कहते हैं। और ये 1905 से लेकर के 1918 के काल को हम लोग यहाँ पे, है ना, कौन सा गर्मपंथी काल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद एक चरण आता है जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधी चरण के नाम से जानते हैं। और यहीं पर 1919 से लेके 1947 तक पढ़ना है। 1919 से इसलिए हम कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का राजनीतिक में सक्रिय रूप से, है ना, जो प्रवेश होता है यही 1919 से होता है। इसीलिए 1919 से लेकर के 1947 तक के युग को हम लोग काल को हम लोग गांधी चरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हो जाता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, है ना, उदार से ही आपको ये फील हो गया होगा कि यहाँ के लोग किस तरह के थे, किस प्रवृत्ति के थे, है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उदारवादी चरण में जो लोग शामिल थे यहाँ पे वो शहरी क्षेत्र से संबंध रखते थे, है ना। प्रश्न पूछा हुआ है कि किस क्षेत्र से, क्या यह ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे या यह शहरी क्षेत्र से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, कांग्रेस के मंच से संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग रखना इनका एक प्रवृत्ति था। और यही वजह है कि उग्रवादियों ने विरोध स्वरूप कहा कि ये जो काल है भिक्षावृत्ति का काल है ना। और इस उदारवादी चरण में अगर हम लोग व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति में कौन कौन आ जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, इस व्यक्ति में सुरेंद्र नाथ बनर्जी आ जाते हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं,
बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं और दीनसा वाचा जी हो जाते हैं। जो हम कुछ अगर बोल रहे हैं, अगर लिख नहीं पाए तो ज़रूर उसको नोट करने की कोशिश करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, है ना। यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारे जो लोगों का जो नाम हमने रखा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का, नौरोजी साहब का, गोखले साहब का, तैयब जी का, दीनसा वाचा का, ये सारे के सारे लोग जो थे ये उदारवादी युग के, है ना, व्यक्ति थे। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1885 जो कांग्रेस की स्थापना होता है, कांग्रेस का जन्म होता है, और कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आगाज किया जाता है ना। राष्ट्रीय आंदोलन का आगाज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस कांग्रेस को भी समझ लें, है ना। ये हो जाता है हमारा कांग्रेस। तो कांग्रेस का जन्म कब हुआ? कांग्रेस का जन्म होता है 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर 1885 को इसका जन्म होता है 12 बजे दिन में, रविवार के दिन। 12 बजे रविवार के दिन यह जन्म होता है। कहाँ पे पूछा जाता है? तो इसका जन्म होता है बंबई में, है ना, बंबई में जन्म होता है। गोकुलदास, है ना, तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में इसका जन्म होता है रविवार के 12 बजे दिन में, जहां पर 72 लोग शामिल होते हैं, जहां पे 72 लोग शामिल होते हैं। कई बार ये सवाल पूछता है भाई 72 लोग इसमें शामिल होते हैं तो सबसे ज्यादा, है ना, किस प्रांत के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, है ना, ये स्थापना, इसका जन्म बंबई में होता है तो बंबई के लोग यहाँ पे शामिल ज़्यादा होंगे। तो बंबई से, है ना, बंबई से कितने लोग थे? तो यहाँ पे 38 लोग शामिल थे, है ना। मद्रास से कितने लोग शामिल थे यहाँ पे? तो मद्रास से 21 लोग शामिल थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ और बंबई अधिवेशन जब हुआ तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, क्योंकि वो अपना कॉन्फ्रेंस में बिजी थे। कई बार ये सवाल पूछता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बंगाल और पंजाब से, बंगाल और पंजाब से, है ना, यहाँ पे 3 सदस्य शामिल थे। पंजाब से कितने, है ना, बंगाल और पंजाब से 3 सदस्य शामिल थे, और उत्तर प्रदेश से 7 सदस्य शामिल थे, और बिहार से कोई नहीं था। इसको ध्यान में दीजिएगा, अगर बिहार का एग्जाम आपको देना है तो, है ना, यहाँ पे कोई नहीं था। ठीक। और एक बात याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। एओ ह्यूम के द्वारा किया गया, जो एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर ऑफिसर थे। इन्होंने ही कांग्रेस का स्थापना किया। इसीलिए एओ ह्यूम को हम लोग कांग्रेस का जनक, कांग्रेस का पिता, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। 1885 से लेकर के, याद रखिएगा, 1885 से लेकर के 1907 तक ये कांग्रेस के महासचिव रहते हैं, है ना, महासचिव ये रहते हैं। कब? 1885 से लेकर के 1907 तक ये महासचिव है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से, है ना, इनको जाना जाता है। ठीक है। अब आते हैं जहां से प्रश्न बार बार पूछता है, प्रश्न तो यहां से भी पूछता है बार बार, है ना। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछेगा कि जब पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, कब? 1885 में। तो 1885 में जब अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, है ना, WC बनर्जी ने किया था। और ये बनर्जी प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे, प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। यही प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी इस कांग्रेस की स्थापना से कहीं ज्यादा अधिवेशन से सवाल पूछता है, और अधिवेशन में क्या क्या विशेषता रहा है, इस विशेषता से सबसे ज्यादा सवाल पूछा है। जैसे कुछ विशेषताओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे पहला अधिवेशन हुआ, चलिए दूसरा अधिवेशन भी हम लोग देखते हैं। और 1886 में यह दूसरा अधिवेशन हुआ, 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ। और ये दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो कलकत्ता होता है। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, है ना। कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी।
जिनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष हो जाते हैं, है ना। यह प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका, है ना, कि नौरोजी साहब कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। पहला 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, और दूसरा अधिवेशन 1893 का लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नौरोजी साहब करते हैं। और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी नौरोजी साहब करते हैं। और इसी कलकत्ता अधिवेशन के मंच से पहली बार अगर किसी ने स्वराज की मांग की तो किसने, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा मांग किया जाता है ना, स्वराज की मांग किया जाता है। और पता है इस स्वराज की सबसे सुंदर व्याख्या बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, अब तीसरा अधिवेशन हम लोग देखेंगे जो 1800 कब हुआ, 87 में होता है ना। तीसरा अधिवेशन 1887 में जो मद्रास में होता है यहाँ पे, और मद्रास की अध्यक्षता जो है ना, मद्रास कांग्रेस की जो अध्यक्षता है ये कौन करते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। और ये तैयब जी प्रथम कौन, मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं, है ना, मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस जो इंपॉर्टेंट है, जो अधिवेशन से हमेशा सवाल पूछा जाता है, उसको एक बार रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से पूरा 1 से लेके 72 तक जो भी प्रश्न है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, इसको एकदम करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए, हम पूरा कराने वाले हैं आपको। चलिए 1800 हम लोग यहाँ पे, है ना, 1888 का, ठीक है, 1888 का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में होता है। और इलाहाबाद की अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले ने किया। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जो कब 1888 में किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसको देखिए, 1907 में, है ना, 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ। कभी कभी पूछता है कि सूरत अधिवेशन किस नदी के तट पे हुआ, तो यह ताप्ती नदी के तट पे होता है, जिसकी अध्यक्षता, है ना, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रास बिहारी घोष करते हैं, रास बिहारी घोष, है ना, रास बिहारी घोष करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या विशेषता है, क्योंकि इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हुआ, एक नरम दल और दूसरा गरम दल हो जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारा 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन। और 1911 का जो अधिवेशन हुआ यह कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में इसका अधिवेशन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो विष्णु नारायण धर ने किया, है ना, विष्णु नारायण धर ने किया। और इसकी विशेषता क्या है भाई, तो 1911 में इसी मंच पर जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान गाया गया, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जन गण मन जो है ना, जन गण मन यहीं पर गाया गया, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना, टैगोर के द्वारा इसको यहीं पर गाया गया। ये प्रश्न पूछता है। उसके बाद 1912, देखिए 2 प्रश्नों को, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो कांग्रेस का 2 अधिवेशन को याद रखिएगा, एक है आपका 1912 का अधिवेशन और दूसरा है 1922 का अधिवेशन। तो 1912 का जो अधिवेशन होता है यहाँ पे, 1912 का अधिवेशन ये पटना में बांकीपुर का अधिवेशन होता है, बांकीपुर में, पटना में बांकीपुर का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर करते हैं, है ना, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर साहब करते हैं, है ना। और ये बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है, कहाँ पे, बांकीपुर में, याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1916 का, 1916 का जो अधिवेशन होता है यहाँ पे, 1916 का अधिवेशन लखनऊ में होता है। लखनऊ अधिवेशन कई बार प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का पीसीएस हो, बिहार का जितना भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, सबके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता सबसे खास तौर पे क्यों, तो देखिएगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, और ये लखनऊ कहाँ पर है, तो गोमती नदी के किनारे है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, गोमती नदी के किनारे।
और देखिएगा इसकी अध्यक्षता किया था किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण, है ना, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और सबसे बड़ी क्या विशेषता है, तो यहीं पर नरम दल वाले, है ना, नरम दल वाले और गरम दल वाले एक साथ हो गए और पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होती है। कांग्रेस, है ना, कांग्रेस और प्लस में मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिहार के चंपारण के एक जागरूक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। यही अधिवेशन में महात्मा गांधी से पहली बार मुलाकात होती है और यहीं पर आमंत्रित करते हैं गांधी को कि आप चंपारण आइए, क्योंकि चंपारण में नीलहों के द्वारा सबसे ज़्यादा वहाँ के किसानों पर अत्याचार किया जाता है। तब जाकर के 1917 में महात्मा गांधी पहुँचते हैं और महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है वह सफल होता है। और इसी सफलता के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर इनको, है ना, गांधी को महात्मा की उपाधि से विभूषित करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 1917 का अधिवेशन, है ना, 1917 का अधिवेशन जो कई बार प्रश्न पूछा है कि 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में होता है, कलकत्ता का अधिवेशन है। और इसी कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के संदर्भ में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त होता है। ये पहली महिला है जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किसको, एनी बेसेंट को। और ये आयरलैंड से आती हैं ये भारत में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 1922 का अधिवेशन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दूसरा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया। दूसरी कांग्रेस का, है ना, अधिवेशन है जो बिहार में होता है, बिहार के गया में, है ना, जिसका अध्यक्षता CR दास साहब करते हैं। कौन, CR दास, है ना, CR दास करते हैं 1922 में। और CR दास को, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। देशबंधु की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि 1924 में, है ना, आप लोगों तो पता होगा, 1924 में बेलगांव का अधिवेशन, है ना, बेलगांव का अधिवेशन हुआ जो मात्र कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किसको, महात्मा गांधी को। और इसके अध्यक्ष बनते हैं कौन, तो गांधी बनते हैं। कब, 1924 में, है ना, बेलगांव का अधिवेशन होता है। और उसके बाद 1925 में, अभी हम लोग जितना भी देख रहे हैं सबसे सवाल पूछा हुआ है। 1925 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कानपुर का अधिवेशन होता है और कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को हम लोग भारत कोकिल के नाम से जानते हैं, भारत कोकिला के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है सरोजनी नायडू से, तो सरोजनी जो नायडू हैं, है ना, सरोजनी नायडू ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष, है ना। यहाँ पे प्रथम भारतीय, है ना, भारतीय महिला अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हो जाती हैं। और ये प्रथम भारत के ये याद रखिएगा कब, 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1929 का अधिनियम, 1929 का अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन, है ना, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन है। और लाहौर अधिवेशन भी कभी कभी पूछता है कि बताइए किस नदी की तट पे ये हुआ, तो रावी नदी के तट पे हुआ, रावी नदी के तट पे। और ये रावी नदी पूछ सकता है कि किसका सहायक है, तो सिंधु का सहायक है ना। और ये 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी कांग्रेस के मन से पहली बार क्या, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया, है ना, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया यहीं पर 1929 में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट 1931 का कराची अधिवेशन है। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसी कांग्रेस के मन से पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। 1931 में कराची का अधिवेशन होता है और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसी कांग्रेस के मन से पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की जाती है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं 1936 का
लखनऊ अधिवेशन, है ना, 1936 का लखनऊ अधिवेशन है। चलिए 1936 का, है ना, यहाँ पे है लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कांग्रेस का अधिवेशन है 1938 का अधिवेशन, है ना, 1938 का अधिवेशन। और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा पूछा जाता है कहाँ पे है, तो गुजरात में है, जिसकी अध्यक्षता बोस साहब ने किया था। हरिपुरा, और हरिपुरा कहाँ पे है? तो हरिपुरा गुजरात में है। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और सबसे ज्यादा सवाल एक जगह से पूछता है 1939 का, है ना, यहाँ पर देखिए 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन ये मध्य प्रदेश में है, और जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। क्यों हमने कहा कि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, महात्मा गांधी अपने एक व्यक्ति को, है ना, उन्होंने पटाभी सितार मैया को खड़ा कर दिया सुभाष चंद्र बोस के विरोध में। लेकिन इस त्रिपुरी जगह पे सुभाष चंद्र बोस की, है ना, जीत हो गई। और देखा जाए तो महात्मा गांधी का कार्यकारिणी परिषद में बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था, और वर्चस्व होने के बाद भी यहाँ पे हार गए। महात्मा गांधी को ये बात लगा कि पटाभी सितार मैया के हार में मेरी हार है, और यही वजह है कि तनाव यहाँ पे पैदा हो गया। और महात्मा गांधी ने कहा कि हम तो एक मुट्ठी बालू से इस कांग्रेस से बड़ा एक संगठन खड़ा कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि नहीं भाई, हमको तनाव नहीं चाहिए, है ना, हम तो आज़ादी में एक सेना के तौर पे काम कर रहे हैं। तब इन्होंने इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद इसका अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार यह सवाल पूछता है, कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, है ना। उसके बाद एक और अधिवेशन की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग, है ना, जो 72 जो प्रश्न इसमें दिया गया है, 72 प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों को भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो समझिए कि पूर्ण रूप से आपका जो उदारवादी चरण, है ना, जो नरमपंथी चरण कहते हैं, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इस तरह से करते चलेंगे तो समझिए कि हमारा जो जीके जीएस की जो तैयारी है वह परिपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1940 का रामगढ़ का अधिवेशन, 1940 का रामगढ़ का अधिवेशन। और इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, है ना। यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आजाद साहब जो हैं, यही करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हो जाते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष। और सबसे ज्यादा दिन तक, है ना, सबसे ज्यादा दिनों तक अध्यक्ष बनने का सौभाग्य जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर दें। इसके बाद हम लोग प्रारंभ करते हैं क्या? तो प्रारंभ करते हैं हम लोग यही लुसेंट का समान ज्ञान उदारवादी चरण। और उदारवादी चरण में यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई। चलिए तो ये हमारा प्रश्न हो जाता है, और इन प्रश्नों को हम लोग, है ना, 72 प्रश्न है, घबराइएगा नहीं, एक बार में पूरा कंप्लीट हम कराएंगे। हम लोग अभी जब थ्योरी पढ़ लिए तो हम लोग उदारवादी चरण का जो 72 प्रश्न है लुसेंट का, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर के 1905 की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसकी अवधि, है ना, इस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी चरण कहते हैं। आपको पता होगा 1857 में जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इसी विद्रोह के बाद प्रारंभ होता है राष्ट्रीय भावना की जो चेतना है जगाने का काम किया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है यह कांग्रेस के जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको 3 चरणों में बांट करके समझा जाता है, जिसमें पहला चरण उदारवादी चरण हो जाएगा 1885 से लेकर के 1905 के, है ना, काल को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं या नरमपंथी चरण, बात दोनों बराबर है। इसके बाद
जो दूसरा चरण आता है, कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि उदारवादी चरण और गांधी चरण के बीच में कौन सा युग है, कौन सा चरण है, तो ये हो जाएगा आपका उग्रवादी चरण, जो 1905 से लेकर के 1918 तक के काल को हम लोग कहते हैं। और फिर आता है महात्मा गांधी का युग, गांधी युग के नाम से 1919 से लेकर के 1947 तक के चरण को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध है। जैसे आप देखते होंगे जब आप फॉर्म का अप्लाई करते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मांगता है, उसी तरीके से आजकल के प्रश्नों में डेट पूछता है कि कांग्रेस का जन्म, कांग्रेस की स्थापना किस दिन हुआ था, किस तिथि को हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा 28 दिसंबर 1885 को जन्म होता है, 12 बजे दिन में रविवार को यह जन्म होता है। कहाँ पे, तो मुंबई में जन्म होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में। और यहीं पर बंबई में प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता भी की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण यह प्रसिद्ध है 1885 का, है ना, 1885 ईस्वी जो प्रसिद्ध है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल हम लोग तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास, है ना, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी परिसर में कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और इसी परिसर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ जिसमें 72 लोग शामिल थे और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला सवाल है कि 1885 से लेकर के 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व तो था, है ना। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, तो मुख्य ढंग यही था, इन लोगों का मानना था कि संवैधानिक मांगों का ही, है ना, संवैधानिक मांग रखेंगे अंग्रेजी सरकार से तो हमारी मांगे वो मान लेगी। यही वजह था कि इस काल को हम लोग संवैधानिक मांगों का काल कहते हैं। और गर्मपंथी इनके विरोध स्वरूप कहा कि यह भिक्षावृत्ति का काल है, ये लोग अंग्रेजी सरकार के सामने भीख मांगने का काम करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, संवैधानिक आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो पहली बैठक हुआ था बंबई में। और ये देखिएगा बीपीएससी में 1998 में 2001 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। कितना सिंपल सवाल है, 1998 और 2001 में ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, है ना। होना था तो पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसको स्थानांतरित करके बंबई में इसकी स्थापना की गई और यहीं पर रखा गया, है ना। बी आंसर होगा और ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न। ठीक है, छठा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, ज़्यादा बेनिफिट होगा हम लोग को। चलिए छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, है ना, 3 बार। दूसरी कांग्रेस की अध्यक्षता पूछा जाता है 1 से लेकर के 4 तक, जरूर याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें दूसरा कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था दादा भाई नौरोजी ने। कलकत्ता में 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद लाहौर का अधिवेशन 1893 में, और तीसरा जो है 1906 में, है ना, कलकत्ता में, जहाँ से इस कलकत्ता के कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की गई थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने धन पलायन का सिद्धांत दिया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान, है ना। और देखिए यहाँ पे एसएससी 2002 में प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2012 में पूछा और एनडीए में 2013 में यह सवाल पूछा हुआ है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, कब बनी,
तो ये देखिए लॉर्ड डॉफ्रिन के समय में एक कांग्रेस की स्थापना हुआ था, लॉर्ड डॉफ्रिन के। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस जो है डॉफ्रिन के दिमाग का उपज है, कई लोग ये बात कहते हैं। और एक सिविल सर्वेंट से रिटायर व्यक्ति थे जिनका नाम था एओ ह्यूम, वही व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो वह वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, लेकिन एक ही काम जो गलती हो गई इससे, वो है बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन के लिए हमेशा बाद ये लॉर्ड कर्जन जो है ये जाने जाते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और अगला सवाल आपका हो जाएगा, देख रहे हैं ये आपको एसएससी 1999 में सवाल पूछा था कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहला भारतीय का नाम बताइए। पहला भारतीय कौन है? तो पहला भारतीय है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बीपीसी 2001 में सवाल पूछा, झारखंड है ना, ठीक है। ये पीसीएस में आप देखते होंगे 2002 में और आरआरबी 2004 में है ना, और जेपीएससी 2012 में है ना। तो ये जम्मू कश्मीर भी था यहाँ पे। तो ये देखिए इतना बार ये प्रश्न पूछा गया, कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक तो देखिए एलन ऑक्टविन ह्यूम को कहा जाता है। अच्छा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को है ना, ये कांग्रेस जो है, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? ह्यूम है। इसीलिए ह्यूम को कांग्रेस का पिता, कांग्रेस का जनक, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ह्यूम जो है ना, ह्यूम ये 1885 जब गठन हुआ था 1907 तक ये कांग्रेस के महासचिव बहुत लंबे समय तक ये रहते हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर पड़ा था, ये भी सवाल एक बार पूछा हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर सवाल है। और 10 नंबर सवाल आरआरबी 2004 में पूछा गया था कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? एओ ह्यूम को कहा जाता है ना, एओ ह्यूम को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए, अब अच्छा से दिख सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित है ना। तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित कौन हुआ? दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, है ना। धन पलायन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। तब तक भारत के लोगों को पता भी नहीं था कि अंग्रेजी सरकार वास्तव में हमारा शोषण करती है ना। यहाँ से सारी की सारी धन संपत्तियां टेम्स नदी के किनारे रख देती है, ये किसी ने एहसास नहीं दिलाया। और ये एहसास और ये सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में दिया था, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी, है ना। और ये देखते हैं दादा भाई नौरोजी वाला 2004 में पूछा, 2005 में पूछा, एसएससी 2003 में पूछा, और जेपीसी 2000 है ना कब 13 में भी पूछा हुआ था। तो 13 नंबर सवाल यहाँ पर देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा था किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग 14 देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि क्या था? तो 14 नंबर सवाल को बढ़िया तरीके से, क्योंकि गलत ना हो जाए, क्योंकि यहीं पर पूना में हैजा फैल जाने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का है ना स्थान जो है पूना से क्या कर दिया? बंबई बदलने पर विवश हुए। और ये देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, सीडीएस 2004 में प्रश्न पूछा है। चलिए इसलिए तो कहा जाता है, सारे लोग यही बात कहते हैं कि भाई अगर हम ये प्रश्न को जो लुसेंट में सारे प्रश्न जो टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है ना, अगर कर लें और बढ़िया तरीके से, तो प्रश्न छूटेगा नहीं, छूटने वाला है ना, बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, बिल्कुल सही बात है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना नामक पुस्तक की रचना किया, ये भी बात सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना,
ये बात सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी होगा, है ना। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये देखिए, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण बिल्कुल सही है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ये भी सही है। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका और भारतीय अतीत का पुनर्विजन, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल, है ना। और 17 नंबर सवाल कहता है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे और निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था, है ना। शामिल नहीं था, ठीक है। तो शामिल नहीं था, क्या हो गया? देखिए 1870-80 का द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध, ये शामिल इसमें नहीं था। चलिए अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1850-80 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय संतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? तो लीटन ने निभाया था। आंसर क्या होगा? बी हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, है ना। और 19 नंबर सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि अच्छा रहे हमारे लिए। चलिए 19 नंबर, लीटन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक जनपद सेवा, है ना, जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ कब? 1878 में लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, इलबर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इलबर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में? तो यह रिपन के समय में हुआ था, है ना। यानी कि भारतीय जजों को दिया गया कि यूरोपियों का भी डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन यूरोपियों इस बात को, है ना, मानने से इनकार कर दिया। उसको लगा कि हमारे प्रतिष्ठा पे आंच आ जाएगी। जैसे आजकल भी कभी कभी होता है कि अच्छा SC ST OBC वाले भी है ना, बहुत सारा चीज़ें है, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 21 नंबर सवाल है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? है ना, भारतीय संघ के संस्थापक, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के, ये देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। BPC 2002 में ये सवाल पूछा था, है ना, 2002 में ये सवाल पूछा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 22 नंबर, तो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका आंसर क्या है? तो सी हो जाए। 22 नंबर, 23 नंबर हम लोग देखते हैं, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमपंथी नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है ना। नरमपंथी नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक कहा जाता है ना। बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक कहा जाता है। और बाकी जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं ये नरमपंथी हैं। और गरमपंथियों में लाल बाल पाल और अरविंद घोष हो जाएंगे। और ये BPC 2002 में सवाल पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? BPC 1999 में सवाल पूछा है। इसका आंसर क्या है? 1885 होगा, है ना। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथियों में कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। देखिए रिपीट प्रश्न पूछता है ना, 2002 में प्रश्न पूछा है और यही प्रश्न आपको 2000, है ना, 1999 में पूछा गया सवाल है, जो रिपीट में आपको पूछा हुआ है ना। रिपीट में ये सवाल पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 26 नंबर सवाल है ना। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक कौन, है ना, कौन थे? तो ये देखिए असैनिक सेवक हो जाते हैं, सिविल सर्वेंट थे वो एओ ह्यूम। और पूछा हुआ देखिए BPC 99 में प्रश्न पूछा हुआ, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? अधिकतर नरमपंथी नेताओं का संबंध था शहरी क्षेत्रों से। और यह BPC 1999 में सवाल पूछा हुआ है ना। और यही वजह तो था कि कांग्रेस मात्र मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट कर रहने वाली एक संस्था, जब महात्मा गांधी का
आगमन होता है इस कांग्रेस में, है ना। तो महात्मा गांधी की जब कंधों पर कांग्रेस का नेतृत्व आता है तो ये मुट्ठी भर लोगों के हाथों से छीनकर आम जनता के बीच में कांग्रेस को स्थापित करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो महात्मा गांधी थे। और यही वजह है कि महात्मा गांधी का जब अग्रसर होता है, जब आगमन होता है, तो कांग्रेस की पताका आसमान में फहराई जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि कांग्रेस को गांधी और गांधी को कांग्रेस कहने में दोनों बात बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग कहाँ से थे? क्षेत्रीय यानी कि शहरी क्षेत्रों से थे। 1999 में सवाल पूछा 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने, है ना। 1905 में 16 अच्छा 1905 में हुआ, डेट बताइएगा जरूर कमेंट्स में, है ना, जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और 29 नंबर सवाल देखिए, ये आपको जेपीएससी 2003 में सवाल पूछा हुआ है यहाँ पे, है ना। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 कहता है निम्नलिखित में उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, क्या होगा? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ। चलिए इसको लिख लीजिए, है ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1876 में हुआ, है ना। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ, है ना। और इंडियन लीग की स्थापना होता है 1875 में, 1875 में होता है। इस हिसाब से अगर हम लोग मिलान करेंगे तो 1 4 3 2 हो जाएगा, 1 4 3 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी है। जेपीएससी में 2003 में यह सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2005 में यह सवाल पूछा हुआ है ना। कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। और देखिएगा यहाँ पे 1887 में मद्रास का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी थे, है ना। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 31 नंबर सवाल है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2004 में, उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में सवाल पूछा गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? कौन प्रथम भारतीय था जो लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी थे, है ना, जिनको भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए, किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था, है ना? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बना तो वायसराय बनने के बाद, है ना, बंगाल का भ्रमण कर चुका था। बंगाल में उसने क्या देखा? बंगाल में उसने देखा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो प्रेम मोहब्बत है ना, इतना ज़्यादा अटूट है कि जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और बंगाल राजनीति का केंद्र था, राजनीति का अड्डा था। इस बात को समझ गया कौन? वायसराय कर्जन समझ गया कि अगर भारत में ज़्यादा दिनों तक राज्य को स्थापित करना है तो यहाँ पे बंगाल का विभाजन करना होगा। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और सबसे दुख की क्या बात थी कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा डर लगने लगा कांग्रेस से। कर्जन को सबसे ज़्यादा दुख कर्जन से लगने लगा कर्जन को सबसे बड़ा दुख कांग्रेस से। और यही वजह था कि कहा कि जब तक हम भारत में हैं तब तक हम इस कांग्रेस को मरता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर सवाल। और 33 देखिए, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, है ना। यहीं पर बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में हुआ था।
और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो पूछा जाता है। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन को कहा था कि ये व्यक्ति जो है ना, क्या है, ये औरंगजेब की भांति काम करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? उत्तर प्रदेश के पीसीस में 1997 में यह सवाल पूछा हुआ है। 34 नंबर सवाल। कौन था भाई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाते हैं। पूछा गया सवाल है 1885 में जब इसका गठन हुआ तो इस समय नहीं थे, लेकिन इनके अभाव को सबसे ज्यादा समझने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो ये था ह्यूम को ये बात समझ में आ गई कि जब तक, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इस कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा तो ताकत नहीं आने वाली है। इसीलिए एक साल के बाद 1886 में, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कांग्रेस का विलय हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो पहले अध्यक्ष हो जाते हैं WC बनर्जी। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, 15 में पूछा हुआ सवाल है। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम हिंदू अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 36 नंबर सवाल है ना, कहता है कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ है? लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना, इसका स्थापना हो जाएगा 1837 में किया गया। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया, है ना? ये भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन बनाई गई थी। जमींदार अपने हित के लिए इसमें काम करते थे और ये जमींदार के लिए है ना। इसका आंसर क्या है? ये हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे किया था? तो इसकी स्थापना लंदन में इन्होंने किया था, है ना, लंदन में। और 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग 40 नंबर सवाल देखेंगे। कथनों पर विचार करना है ना। कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, सबसे पहले गलत हो गया भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये तो सही है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 41 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? किसने मांग किया था? तो ये मांग किया था द डक्कन एसोसिएशन के द्वारा इसकी मांग की गई। आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्वेंट से बर्खास्त किया गया। किसको बर्खास्त किया गया यहाँ पे? तो ये बर्खास्त किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। यूपीएससी में 1999 में यह सवाल पूछा गया है ना। मिस नहीं करना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 43 नंबर सवाल। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, है ना? तो ये द्वारका नाथ टैगोर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 44 नंबर। मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिलान करना गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे प्रश्न बनाना चाहिए। मिलान करना है हमको 44 नंबर। और 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का आंसर भी देखिए, ये हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, है ना, तो 1852 में। और पूना सार्वजनिक सभा, है ना, तो पूना सार्वजनिक सभा कौन हो जाएगा? सी का हो जाएगा। 3 आपका। और इंडियन एसोसिएशन है 1876 में। इस तरीके से आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना। आंसर इसका ए हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी है आपका मिलान करने वाला, है ना। सूची 1 और सूची 2 हो जाएगा क्या? चलिए 45 नंबर सवाल है
और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं मद्रास महाजन सभा क्या होगा 1884 में, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और कांग्रेस तो सबको पता होगा कि 1885 में इसका स्थापना हुआ। मतलब आंसर क्या है, यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे गर्मी भी मस्त है भाई। चलिए बढ़ते रहेंगे, हम रुकना नहीं है, टोटल कंप्लीट किया जाए। चलिए तो यहाँ पे 46 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, और 46 नंबर सवाल जो है ना, क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी तो ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो यह मुद्दा था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, है ना। 48 नंबर सवाल है, और 48 नंबर सवाल हो जाएगा कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ आपको 1883 में हुआ। इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 49 नंबर सवाल है ना। और 49 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ, है ना। कब विलय हुआ यहाँ पे? तो ये विलय हो जाता है 1886 में हो जाएगा। और ये 1886 में, है ना, कलकत्ता का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, इंडियन एसोसिएशन का विलय हो जाता है कांग्रेस के साथ। इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत है और प्रतिपादन हो जाएगा इसका। तो 50 का आंसर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है। तो रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सितार मैया ने ये बात कही, सॉरी, ठीक है। थियोसोफिस्टो की योजना जो है एनी बेसेंट ने कहा, और डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज जो है WC बनर्जी ने कहा, और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत जो है यह लाला लाजपत राय ने दिया, है ना। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3, है ना, 4, ABC, ए आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। ए आंसर हो जाता है इसका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे। 51 नंबर सवाल है, फटाफट कंप्लीट करते चले, ठीक है। सूची 1 और सूची 2, 51 नंबर सवाल। तो यहां पर देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पट्टाभी सितार मैया ने लिखा, और हाउ इंडिया फॉर, है ना, फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट के द्वारा था, और इंडिया टुडे RP दत्त के द्वारा, और 1857 लिखा SN सेन के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न यहां पर हम लोग देखेंगे। 73 निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है ना। 2 बार किसने किया? तो ये हो जाएंगे बेंडरबर्न के द्वारा। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है, पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। और ये बात दादा भाई नौरोजी ने कहा, एक व्यापारी व्यक्ति थे, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? किसने? तो ये डफरिन ने हंसी उड़ाई थी। इसका आंसर ये है। कथन को याद रखिएगा, BPSC में अक्सर आजकल पूछे जाने लगे हैं प्रश्न। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है
और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, है ना, संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। और ये कहा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, है ना, एल्गिन द्वितीय के द्वारा ये कहा गया, ये बातें, है ना, एल्गिन द्वितीय के द्वारा ये बात कहा गया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे, है ना। तो विरोधी कौन हो जाएंगे यहाँ पे, 57 नंबर विरोधी कौन होंगे, है ना। तो 57 में देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। सैयद अहमद खान है, हैदराबाद के नवाब है, बनारस के राजा शिव प्रसाद है, दिन सा मान के पीटीट हो जाते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन, है ना, कौन हो जाएंगे। तो 58 का आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ये प्रार्थना याचना और ये विरोध हो जाएगा, है ना। प्रार्थना याचना और विरोध हो जाता है ना, प्रार्थना याचना और विरोध हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखें उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ए हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल पूरा लुसेंट कंप्लीट किया जाएगा। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। भिखमंगी राजनीति की संज्ञा उग्रवादियों ने ये कहा था, उग्रवादियों ने। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 60 नंबर सवाल है ना। चलिए तो 60 नंबर सवालों को हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे। चलिए अब दिखेगा आपको। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया। स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहीं पे उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। क्या योगदान था भाई यहाँ पे। तो ये योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ठीक है। किसने कहा था, हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। 62 नंबर दादा भाई नौरोजी ने कहा। अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, लगता है इतना गर्मी। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 62 का ए आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 63 नंबर सवाल। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। ये एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिला, रोटियों के बजाय पत्थर मिला। और ये बात कहा लाला लाजपत राय के द्वारा ये बात कही गई। 65 नंबर सवाल है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटरा करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। और ये बात कहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। कहा जाता है कि राष्ट्रीय चेतना का विकास जितना तेजी से बाल गंगाधर तिलक ने किया उतना किसी ने नहीं किया, है ना। शिवाजी महोत्सव, है ना, गणपति महोत्सव के माध्यम से जन चेतना को, भारत के जनमानस में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा काम किया। और कहा जाता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर राष्ट्रीय नेताओं की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले व्यक्ति यही हैं, है ना, सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले व्यक्ति। और आज तक ये, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। किसकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ यहाँ पे, तो नया मोड़ आया। नया मोड़ आया किनकी गिरफ्तारी पे, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी पे होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखिए 67 नंबर, है ना, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। और देखिए 67 नंबर सवाल उत्तर यूपीएससी में 2008 में पूछा हुआ है।
निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की, है ना, व्यवस्थित आलोचना की? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में ये बातें उन्होंने कहा था 67, और ये हो जाते हैं अरविंद घोष, है ना, अरविंद घोष हो जाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना किया था? और प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2017 में यह सवाल पूछा गया है। इसका आंसर 1905 हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? 1905 हो जाता है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया? है ना, औरंगजेब से तुलना हमने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने ये तुलना किया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और ये समाप्त तो होने वाला है, परेशान नहीं हो, घबराइएगा नहीं, है ना। अगर इसको कंप्लीट कर लिया जाए तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। यहाँ से प्रश्न छूटेगा भी नहीं। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग करते जाए तो हमारा जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। चलिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बना है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया। कथन को याद रखना ज़्यादा जरूरी है, पूछा जाता है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रतिनिधित्व किसका, और ये बात किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये बात कहा गया। चलिए, हमने कहा था कि 72 प्रश्न है, और ये हमारा लास्ट सवाल हो जाएगा कि इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे, है ना, इसमें शामिल थे। कौन हो जाएंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ए हो जाता है। चलिए, आरपी दत्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने लुसेंट को, है ना, 1 से लेकर के 72 प्रश्नों को कंप्लीट किया। थ्योरी क्लास अगर देख लेते हैं तो आने वाले जो चैलेंजिंग प्रश्न अगर आयोग के द्वारा दिया जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, 100% बनेगा। तो इसे ज़रूर अपने साथी और संगियों के बीच में इसको शेयर करिएगा, है ना, और लाइक, और कुछ भी अगर लगता है कि कुछ और होना चाहिए, है ना, अगर आपको लगता है कि डिस्कशन और